वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो ट्रिपल आर जो आपकी संकल्पना होती है, ट्रिपल आर जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिपल आर संकल्पना, ठीक है। और इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि अभी रिसेंट में ट्रिपल आर मूवीज़ का आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, लेकिन ये मूवी नहीं है, ये एक कंसेप्ट है जो आपके एनवायरनमेंट में चलता है। आज हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। Let's see what is the third 3R hypothesis. ओके, तो देखिए, तो गाइस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3R यानी कि 3 आपकी टर्म हो जाती हैं ये, और इनका मीनिंग है आपके कि एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज और एक होता है रिसाइकिल। तो इन तीनों को मिला के आप बोलते हैं 3R हाइपोथेसिस। तो देखिए वर्तमान, अब इनका मीनिंग क्या है, क्या इनका यूज है, क्यों पर्यावरण अध्ययन में हम इन्हें पढ़ते हैं, क्यों इनका जानना जरूरी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए वर्तमान में विश्व के सामने 3 प्रकार के पर्यावरणीय संकट हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कौन कौन से पर्यावरणीय संकट हैं, तो देखिए एक तो हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग, एक हो जाता है क्लाइमेट चेंज। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो यानी कि आपके CO2 की जो कंसंट्रेशन बढ़ी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे प्लानिट का, और उसी को आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन, हमारे जो जल चक्र हैं और जितने भी चक्र चलते हैं वातावरण में, उनमें परिवर्तन आना भी एक समस्या है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी, क्योंकि हम इन्हें बहुत अत्यधिक मात्रा में दोहित कर रहे हैं, उसकी वजह से कमी आ रही है। ओके, अगला है पारिस्थितिकी तंत्रों का विनाश, और विनाश की वजह से ही, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की वजह से ही हम हमारा विकास कर पाते हैं, और हमारा जो विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होके एक विनाशकारी विकास होता है, जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ के लिए जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। तो ये तीनों ही संकट देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा किसी न किसी रूप से अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। इसके साथ ही जनसंख्या भी एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी रूप से बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हम क्या नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, संसाधन उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो सामंजस्य है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जनसंख्या वृद्धि का ये जो प्रभाव है नगरीय जनसंख्या पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक अनुमान के अनुसार सन 2025 तक, कितने, सन 2025 तक विश्व की 60% जनसंख्या शहरी आबादी का भाग होगी। अगर अभी हम इंडिया की बात करें तो हम मानते हैं कि 70% जो हमारा भारत है वो कहाँ बसता है, गाँव में बसता है, जो खेती पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो आप देखने को मिलेगा, ये रेशियो आपको अलग देखने को मिलेगा। ओके, शहरी आबादी की इस तीव्र वृद्धि से कई प्रकार की नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें पर्याप्त जल वितरण, अपशिष्ट जल संग्रहण, लोक वाहन, ऑटोमोबाइल, धुआं, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सबसे प्रमुख है। तो ये समस्याएं जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जाएगा तो ये समस्याएं भी बढ़ना लाजमी है। बढ़ती आबादी और आर्थिक वृद्धि के फलस्वरूप ठोस अपशिष्ट की मात्रा में अनपेक्षित वृद्धि हुई है, इसलिए शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया है। जब इतनी सारी आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, नगरीकरण होगा, तो उनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है, ठोस कचरा है, वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा बाहर, ठीक है। तो उसका जो निस्तारण कैसे करेंगे आप, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आगे बात करें, तो देखिए पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने यह पाया कि आर्थिक विकास से मनुष्य की जीवन गुणवत्ता में प्राय विनाश की ओर ही कदम बढ़ते हैं। इसीलिए समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय सतत विकास है। अब देखिए ये जो टर्म है मैं कई बार बोल चुका हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि आप विकास उस दर से करें ताकि जो संसाधन है उनका दोहन नहीं हो, और जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का बदस्तूर यूज कर पाए, ठीक है। अगर कोई भी संसाधन यहाँ खत्म हो जाए और कोई हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे यूज नहीं कर पाए, तो वो एक कैसा है, विनाशकारी विकास है, वो खराब तरीके से किया गया विकास है, ठीक है। अब देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक नई संकल्पना का समावेश हुआ है, जिसे
क्रमबद्ध अपशिष्ट प्रबंधन या उसे 3R संकल्पना यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो फोकसिंग की गई है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ओके ओके सामान्यतः यह संकल्पना हमें सुझाती है कि अपशिष्ट प्रबंधन का एक निश्चित क्रम है जिसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए। इसके अनुसार हम अपशिष्ट को कहीं पर भी जमीन में गड्ढे में डालने के बजाय कम करना, पुनरुपयोग में लाना अतः पुनः चक्रण में डालना चाहिए। यानी कि आप जैसे सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं, कुछ जगह बनाई जाती है और उस जगह में आप क्या करते हैं, देखिए इस 3R की संकल्पना में अंततः हमें शून्य अपशिष्ट संकल्पना की ओर अग्रसित होते हैं। यहाँ पे हम जीरो वेस्ट संकल्पना की ओर अग्रसित होते हैं अगर इस हाइपोथेसिस का अगर हम पालना करते हैं। अगर हम थोड़ा सा और स्पष्ट करें तो सबसे पहले आता है इसमें रिडक्शन। प्रत्येक नागरिक को अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा में कमी लाने का ध्यान रखकर अपनी सारी दैनिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। अपशिष्ट की मात्रा के उत्पादन में कमी रखने से हमें सतत विकास को निरंतर चालू रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहने की ट्राई की गई है आपको डेली का जो अपशिष्ट जो वेस्ट है वो कम उत्पादित करना है। इस तरह से आपको अपनी दैनिक जीवन यूज करनी है। अगला आ जाता है आपका रीयूज। सैद्धांतिक रूप से पुनः उपयोग की युक्ति तब प्रयोग में आती है जब उत्पादन क्षमता में कमी करने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कब कब यूज करते हैं हम रीयूज को, देखिए आप कोई भी थिंग है, कोई भी मटेरियल है, पहले तो आप उसे कम इस हिसाब से यूज करेंगे ताकि आप उसे वापस से यूज कर पाए, तो वो क्या होगा, रीयूज होगा। ठीक है, पुनः उपयोग युक्त पदार्थों में कोई भी हानिकारक भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसी युक्ति से जन स्वास्थ्य और सुरक्षिता पर किसी प्रकार से हानिकारक प्रभाव की संभावना नहीं रहती है। यानी आपको चीजें यूज करनी है लेकिन आपको इस तरह से यूज करनी है कि वहां पे आपके स्वास्थ्य पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजों को आपको वापस यूज करना है। ओके, अपशिष्ट जिन्हें पुनः उपयोग में लाने लायक बना दिया जाता है तो इससे कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ हो सकते हैं। इस संकल्पना के व्यवहारिक प्रयोग से पदार्थों की मांग घटती है और अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा भी कम होती है। ये आपको याद रखना है। पुनः उपयोग की इस युक्ति से रोजगार की संभावना में बढ़ोतरी संभव है जिससे आर्थिक वृद्धि में सहायता हो सकती है। ओके, उदाहरण स्वरूप पुनः उपयोग युक्ति में जैसे फर्नीचर सुधार है, विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों के सुधार हेतु कुशल लोगों की आवश्यकता होगी जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, अपशिष्ट की मात्रा में कमी आएगी। ठीक है, देखिए ये जो रीयूजिंग साइकिल चल रहा है इसमें आपको दक्ष पर्सन चाहिए होंगे और उसी की वजह से आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे और अपशिष्ट की मात्रा में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। पुनः उपयोग में उप सभी खतरों से भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे अन्य किसी प्रकार की हानि की संभावना हो। ठीक है, ओके, अब देखिए आपको पुनः यूज जो करना है, जैसा मैंने बताया इस रिड्यूस में तो हमें क्या करना है, अपनी दैनिक गतिविधियों को इस हिसाब से कंट्रोल वे में रखना है ताकि हम जो यूजों का, संसाधनों का जो प्रयोग है वो कम कर पाए। रीयूज है और हमें इस तरह से यूज करना है संसाधनों का कि वो वापस से प्रयोग में लाए जा सके। अब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, जो आप वापस से यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक संसाधनों का आप रीयूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं पुनः चक्रण। जब अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा में कमी और उनके उपयोग की संभावनाएं जब लगभग समाप्त हो चुकी होती हैं तब पुनः चक्रण की ओर बढ़ा जाता है। जब आप रिड्यूस कर चुके हैं, उनका रीयूज कर चुके हैं, तो लास्ट में हम साइकिल कौन सा आता है, हमारा रीसाइकिल आता है। इस चरण में अपशिष्ट को इस प्रकार पुनः चक्रण करते हैं कि यह नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है जिन्हें पुनः उपयोग में लाना संभव हो जाता है और यह अपशिष्ट निस्तारण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये देखिए जो डेवलप कंट्री होते हैं उनमें डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा रिसाइकलिंग की ज्यादा सुविधा होती है। तो आपसे पूछा जाए कि विकसित देश में ज्यादा होगी या फिर विकसित राष्ट्र में जो विकासशील है उसमें होगी, तो देखिए विकसित देश में इस टेक्निक को ज्यादा देखा जाता है, रिसाइकलिंग टेक्निक को, जो बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट की मात्रा में कमी से महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है
और उसके निस्तारण हेतु प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा तथा मानव मशीनी संसाधनों में भी कमी आती है। जो संसाधन आप पहले कचरा निस्तारण में कर रहे थे उनको कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं मशीनी संसाधनों में भी कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार पुनः उपयोग से संसाधनों में हो रही निरंतर जो कमी है उसको भी रोकना संभव होता है, जिससे पर्यावरण क्षरण पर रोक लगाना संभव हो जाता है। तो पुनः चक्रण से संसाधनों की सतत उपलब्धता है वो सुरक्षित होती है। ठीक है, तो इस संकल्पना को जनमानस की मानसिकता में उतारना वर्तमान की सबसे अहम आवश्यकता है। तो हमें अवेयरनेस फैला के हमें इन तीनों टेक्निक को यूज करना है ताकि पर्सन से क्या कर पाए, इस तीन जो आर प्रोसेस है इसे यूज कर पाए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा जो संसाधनों का हम संरक्षण कर रहे हैं वो हम तीन तरीके से ठोस कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सी आर का यूज करेंगे, हम करेंगे रिड्यूस, जो हमारे दैनिक काम में आती है चीजें उनका कम उपयोग करके। ठीक है, दूसरा आता है रीयूज, जो हमने यूज की हुई है उनका वापस से यूज करना, लेकिन ऐसा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो ऐसे संसाधनों का ही उपयोग करना है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप वापस प्रयोग करेंगे तो वो हानिकारक हो जाती हैं। और रिसाइकिल में सबसे लास्ट में इनमें आपको रिफॉर्म कर दिया जाता है, उसे टोटली चेंज करके तब आप प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल टर्म हो जाती है और इसमें आपके जो विकसित देश हैं उनके पास में ये चीजें ज्यादा होती हैं विकासशील देशों की तुलना में। अभी हमारा कंट्री क्या है, विकासशील है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे हमारे पास में जो रिसाइकलिंग टेक्निक है वो इतनी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड नहीं है। तो हमें ये याद रखनी है, ये हो गई आपकी 3R हाइपोथेसिस। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।